Okay, let's look at this one. Figure A shows a sine curve S of t equal to sine of omega dt. S curve, ये वाला black one. And three other sinusoidal curves A, B, and C, A, B, and C, each of the form of sine of omega dt plus phi. So angle of frequency सबों की same है. Okay? Phi में फर्क होगा. Angle of frequency same है, that means time period भी same होगा, frequency भी same होगी. Rank the other three curves, other three A, B, C, okay, S के बगैर A, B और C, other three curves, according to the value of phi. Phi value के हिसाब से mean phase constant या फिर initial phase. Remember, phase constant is the initial phase. Most positive first and most negative last. So sign को consider करके हमें ranking करनी है. फिर जाके which curve corresponds to which curve corresponds to which curve? No, this should not be which curve. Which phasor corresponds to which curve? Which phasor corresponds to which curve in figure B, or which curve leads the others? So पहले तो यहाँ पर हमें phi के हिसाब से रैंकिंग करनी है A, B और C के बीच में. फिर जाके हमें कहना है कि इन फेजर डायग्राम्स में कौन सा किसके साथ फिट होगा. फिर जाके कहना है कि सबसे आगे कौन है, which curve leads the others, which one is leading. Okay, phi remember is the initial phase. Remember हमारे पास generally functions होती हैं as say let's take any A is equal to sine of omega dt plus phi. At t equal to 0, A is equal to sine of phi. Omega dt तो 0 बन जाएगा, t equal to 0 तो खाली phi बच जाएगा. So A is equal to sine of phi. और remember y component gives you the value. Sine है तो y component gives you the value. So initial phase. So what I'll do is मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लूंगा. Now this diagram is at any time t. This is not at zero time. At any time t. ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि this is for zero time. This is at any time t. At any time t. At any time t. अब मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लूंगा at t equal to 0. At t equal to 0. Remember phasor diagram में जो phasor होता है उसका एंगल जो होता है that's omega dt plus phi at any time t. So अगर हम 0 टाइम लेते हैं तो एंगल जो होगा वो खाली phi होगा, और उसी से हमें फिर पता चलेगा कि किसका phi ज्यादा है, किसका कम है, किसका पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव. So I want to redraw this. Redraw कैसे कर लेंगे? हम कर्व S को रेफरेंस मान के चलेंगे. कर्व S को रेफरेंस मान के चलेंगे. यहां ग्राफ से आपको पता है कि S में at t equal to 0 उसका वैल्यू 0 के बराबर है. S का वैल्यू 0 है at t equal to 0. दैट मींस उसका जो फेजर होगा, S का जो फेजर होगा, that must be along x-axis here. That must be along x, ताकि उसका y component 0 हो. Okay, ताकि उसका y और y only positive direction of x-axis, y not negative direction of x-axis, क्योंकि हमें पता है 0 टाइम के बाद ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है. पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना होगा. यहां अगर आप ड्रॉ कर लेंगे फेजर वो थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा और y कंपोनेंट विल बी ऑन द नेगेटिव साइड, लेकिन हमारा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव साइड से है. तो इसका S का जो फेजर होगा, अभी हमें नहीं पता है कि कौन सा वाला फेजर S का है. S का जो फेजर होगा दैट मस्ट बी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. अब जाके S का, अब इनमें से हमने डिसाइड करना है कि कौन सा वाला S का है. और एक बात यहां पर नोट कर लें, एट जीरो टाइम ही A का वैल्यू जो है वो मैक्स सबसे ज्यादा है इनमें से, और B का वैल्यू जो है वो A से कम है. B का तो यहां पर है, और C का जो वैल्यू है, C का वैल्यू कहीं यहां नेगेटिव है. C का वैल्यू नेगेटिव है. दैट वुड मीन C का जो फेजर होगा उसका y कंपोनेंट नेगेटिव होना चाहिए. C का फेजर नेगेटिव होना चाहिए. रिमेंबर दैट, C का फेजर नेगेटिव होना चाहिए. नेगेटिव फेजर के लिए, नेगेटिव y कंपोनेंट के लिए फेजर का फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तभी जाके y कंपोनेंट नेगेटिव होगा. सो फिलहाल तो दो चीजें हमें पता चल गई. S का फेजर जो होगा दैट मस्ट बी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये S का होना चाहिए.
और सी का जो फेजर है दैट मस्ट बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ताकि उसका वाई कंपोनेंट नेगेटिव हो, क्योंकि जीरो टाइम पे नेगेटिव वैल्यू है इसका। बी और ए दोनों का पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू, तो बी और ए और दोनों का फिर इंक्रीज हो रहा है। ओके, दोनों का फिर पॉजिटिव साइड से इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों का फेजर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। और एक बात, ए के फेजर का वाई कंपोनेंट ज्यादा होना चाहिए बी के फेजर के वाई कंपोनेंट के कंपैरिजन में। ए का वैल्यू ज्यादा है तो उसका वाई कंपोनेंट ज्यादा होना चाहिए, बी का वैल्यू कम है तो उसका वाई कंपोनेंट कम होना चाहिए, एस का वैल्यू जीरो है तो उसका वाई कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, सी का वैल्यू नेगेटिव है तो उसका वाई कंपोनेंट नेगेटिव होना चाहिए। तो एस जो है दैट मस्ट बी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दो फर्स्ट क्वार्टर में होने चाहिए, एक पीछे होना चाहिए थर्ड क्वार्टर में। तो इसका सिंपली मतलब है, अगर मैं इसको अब रीड्रॉ कर लूं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक उसके पीछे, दो उसके आगे, दो उसके आगे, दैट मींस 3 वाला जो है फेजर 3 जो है वो यहां पर होना चाहिए, दिस मस्ट बी 3। ओके, अब 3 के पीछे, 3 के पीछे 4 है। अब अगर ये ऐसे यहां पर है 3 and 4 आर लाइक दिस, अब अगर 3 को आपने फर्स्ट क्वार्टर में ला दिया तो 4 ऑटोमेटिकली फोर्थ क्वार्टर में आ गया, तो 4 जो है वो फोर्थ क्वार्टर में आ गया, ये 4 है। अब उसका y कंपोनेंट आप देख सकते हैं नेगेटिव होगा। 3 के आगे 2 और 1 है। ओके, 3 के आगे 2 और 1 है, और 3 के बिल्कुल आगे 2 है, तो 2 जो होगा वो यहां पर कहीं, ये 2, एंगल थोड़ा सा ज्यादा हुआ, ये 2 होना चाहिए। उसका y कंपोनेंट पॉजिटिव, उसका y कंपोनेंट समवेयर हियर, और उसके आगे फिर 1 है, 1 जो होगा वो यहां पर होना चाहिए, और उसका y कंपोनेंट जो है, y कंपोनेंट यहां पर। अब ये जीरो टाइम की बात चल रही है, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0। 1 का y कंपोनेंट मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉजिटिव, यहां से मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू a का है जीरो टाइम पे, उसके बाद 2 का है, तो b का वहां पर है, तो a गोज विद 1, b गोज विद 2, s का तो y कंपोनेंट 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू 0 के बराबर है, वो 3 होगा, y कंपोनेंट 0 के बराबर। फिर c का नेगेटिव है, तो यहां 4 का नेगेटिव, सो c गोज विद 4, c गोज विद 4। चलिए पार्ट वाइज देख लेते हैं। अच्छा, और एक बात, जीरो टाइम पे जो एंगल है वही फाई है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो 2 के लिए ये फाई हुआ, फाई 2, ये ब्लू से हम लिखेंगे, ये फाई 2, ये 1 का एंगल, सो फाई 1, ये सारा है, ये सारा, और 4 का एंगल जो है वो नेगेटिव आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, सी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये फाई 4 के लिए नेगेटिव है। 3 का तो 0 के बराबर है, ये पॉजिटिव है, और 2 का भी पॉजिटिव है। अब जरा देखें फाई वैल्यू किसका सबसे ज्यादा है और किसका सबसे कम है, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन कंसीडर करने के बाद। सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू फाई 1 है, यानी कि 1 के लिए, और 1 जो है वो किसके लिए है, a के लिए। तो पार्ट ए का आंसर अगर हम लिखेंगे, पार्ट ए में सबसे ज्यादा फाई वैल्यू, सबसे ज्यादा पॉजिटिव फाई वैल्यू 1 का है, और 1 a के लिए, तो सबसे ज्यादा a के लिए, a इज ग्रेटर देन, या लेट्स राइट इट फाई a, फाई a इज ग्रेटर देन। उसके बाद b का है, तो फाई b, उसके बाद c का है 0 के बराबर जो है फाई c विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद c का है, नहीं ये तो s का है, 0 s का है, उसके बाद c का है जो नेगेटिव है, c का विच इज नेगेटिव। सो मोस्ट पॉजिटिव फर्स्ट, मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव लास्ट, बीच में 0 आएगा। सो फाई a का फेज कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, उसके बाद b का है, उसके बाद s का है, उसके बाद c का है।
अब जाके पार्ट बी, विच फेजर कॉरस्पॉन्ड्स टू विच कर्व। नोट कर ले, सारे क्वेश्चंस का आंसर यही है, इसी डायग्राम से मिल रहा है जो हमने यहां पर रीड्रॉ की जीरो टाइम पे। विच फेजर कॉरस्पॉन्ड्स टू विच कर्व इन फिगर बी, वो भी हमने देख ही लिया है। अब पार्ट बी, वन गोज विद ए वन के साथ, बी जो है दैट गोज विद 2, सी जो है, नहीं एस पहले, एस जो है दैट गोज विद 3, और सी जो है दैट गोज विद 4। ओके, दैट गोज विद 4। फिर जाके ये तो पार्ट बी होगा। अब पार्ट सी, विच कर्व लीड्स द अदर्स। ऑब्वियसली सबसे आगे फेजर किसका है, वो वन का है, और वन किसके लिए है, ए के लिए। सो ए सबसे ज्यादा है, ए सबको लीड कर रहा है। सो पार्ट सी का आंसर जो होगा दैट इज ए इज लीडिंग अदर्स, ए इज लीडिंग अदर्स। इज दिस फाइन? सो सारा आंसर जो है, सारे पार्ट्स का आंसर जो है वो इस फेजर डायग्राम से मिल रहा है जो हमने टाइम t इक्वल 0 पे ड्रॉ किया है। दिस इज फॉर t इक्वल टू 0। ओके